जय हिंद। आज है 31 अगस्त 2025 और आज की प्रमुख सैनिक समाचार इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट भविष्य में कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो पहली जो खबर है ये 8th पे कमीशन को लेकर के है और 8th पे कमीशन में 1.8 से लेकर 2.86 के बीच रह सकता है फिटमेंट फैक्टर। 14,000 से लेकर 33,000 रुपये तक बढ़ जाएगी बेसिक पे। 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार अभी बाकी है। सरकार ने जनवरी 2025 में आयोग की जो है घोषणा की थी, लेकिन औपचारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बीते दिनों राज्यसभा में बताया था कि आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। चौधरी ने बताया कि आधिकारिक अधिसूचना उसी समय पर जारी की जाएगी। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने के बाद होगी। इस बीच सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कई एक्सपर्ट 8वें वेतन आयोग की संभावनाओं पर अपना व्यू दे रहे हैं। इनमें से एक व्यू 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर के आ रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पर जो संभावित फिटमेंट फैक्टर है, विभिन्न विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों ने अलग अलग फिटमेंट फैक्टर सुझाए हैं। सबसे पहला है कि सुभाष चंद्र गर्ग जो कि पूर्व वित्त सचिव है, उन्होंने यहाँ पे 1.92 से लेकर 2.08 के बीच में बताया है। शिव गोपाल यादव जो कि NCJCM है, उन्होंने मांग की है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। M राघवैया NCJCM है, इन्होंने 2 जो फिटमेंट फैक्टर उसका सुझाव दिया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी 1.8 का सुझाव दिया है। 7वें वेतन आयोग में स्वीकृत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इस प्रकार नए आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर जो टोटल मिला के आ रहा है 1.8 से लेकर 2.86 के बीच में रह सकता है। अब यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के मौजूदा स्ट्रक्चर की सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो कर्मचारी का जो न्यूनतम बेसिक वेतन है 18,000 रुपये है, जबकि पेंशनर्स को 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलती है। यदि हम इसमें 55% DA/DR इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कर्मचारी को न्यूनतम 27,900 रुपये प्रतिमाह और पेंशनर्स को 13,950 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिल रहे हैं। अभी जो फिटमेंट फैक्टर बताया था उसके हिसाब से यदि आपको गवर्नमेंट स्वीकृति दे देती है तो कितना न्यूनतम पेंशन और कितना न्यूनतम वेतन होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिटमेंट फैक्टर यदि 1.8 लागू होता है तो न्यूनतम वेतन 32,400 रुपये हो जाएगा, जबकि न्यूनतम पेंशन 16,200 रुपये हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर यदि 1.92 लागू होता है तो वेतनमान न्यूनतम 34,560 रुपये हो जाएगा, जबकि पेंशन न्यूनतम 17,280 रुपये हो जाएगी। उसी तरह से फिटमेंट फैक्टर यदि 2.0 लागू होता है तो वेतन 36,000 रुपये आपकी मिनिमम होगी, जबकि पेंशन 18,000 रुपये होगी। जो फिटमेंट फैक्टर 2.08 लागू होता है तो वेतन 37,440 रुपये हो जाएगा, जबकि पेंशन होगी 18,720 रुपये। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.57 लागू होता है तो वेतन होगा 46,260 रुपये और पेंशन हो जाएगी 23,130 रुपये। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 लागू होता है तो न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये होगा, जबकि न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये बनने वाली है। ट्रेनिंग के दौरान चोट से मेडिकल बेनिफिट्स कैडेट्स को ECHS की सुविधा प्रदान की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने अधिकारी कैडेट्स को मेडिकल सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है, जो प्रशिक्षण के दौरान घायल हो जाते हैं और फिर उन्हें अनफिट करार दिया जाता है। सेनाओं में अभी तक ऐसे कैडेट्स को कोई भी मेडिकल सुविधा प्रदान नहीं की जाती थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मामला पहुंच गया था और रक्षा मंत्रालय ने जारी करके कहा है कि अब ऐसे कैडेट्स को पूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना ECHS के तहत जो चिकित्सा सुविधा है वहाँ फ्री में प्रदान की जाए। दूसरी बात है कि जो ESM ऑफिसर हैं जब रिटायर आते हैं तो वन टाइम उनको रजिस्ट्रेशन 1,20,000 रुपये शुल्क के रूप में ECHS के लिए जमा करना होता है, लेकिन जो भी ये कैडेट्स हैं इनको यहाँ पर कोई भी पैसा जमा नहीं करना है, यानी कि यहाँ जो ECHS कार्ड बनवा करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं विदाउट कोई अमाउंट जमा किए। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि कैडेट्स की जो विकलांगता है वह 20% या उससे अधिक होनी चाहिए। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसमें कहा है कोर्ट के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बात कही है कि फौजी की बीमारी को माना जाएगा ड्यूटी से जुड़ा। यदि कोई भी बीमारी उसको सेना में होती है
तो उसका पीस और हेल्थ से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उसको माना जाएगा कि वहाँ ड्यूटी से जुड़ा हुआ है। पूरी खबर इस आर्टिकल में दी गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ किया कि अगर कोई जवान या फिर अफसर पूरी तरह से स्वस्थ रहकर सेना में भर्ती होता है तो सेवाओं के दौरान या सेना के दौरान उसे कोई बीमारी हो जाती है तो यह बीमारी सैन्य सेवा से जुड़ी हुई मानी जाएगी। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में जवान को खुद यहाँ साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि बीमारी ड्यूटी के कारण हुई है, बल्कि यह जिम्मेदारी सरकार या फिर नियोक्ता की है कि वह ठोस कारणों के साथ बताएं कि बीमारी का सेना से कोई लेना देना नहीं है। अभी मामला किस तरह से है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि वायुसेना के पूर्व वारंट अफसर का ये मामला है, जिन्होंने लगभग 38 साल सेवा दी। भर्ती के समय वहाँ पूरी तरह फिट थे, स्वस्थ थे और खुद का मेडिकल डिक्लेरेशन भी दिया। बाद में उन्हें प्राइमरी हाइपरटेंशन हो गया। मेडिकल बोर्ड ने उन्हें या उनकी अक्षमता बीमारी 30% आंकी, मगर यहाँ कहकर पेंशन से इनकार कर दिया कि बीमारी पीस स्टेशन में हुई है, जो कि ज़्यादातर पूर्व सैनिकों के साथ यही घटना होती है। इसका सेना की जो सेवा है उससे कोई संबंध नहीं है। अधिकारी ने इस फैसले को चुनौती दी, यानी कि जो वारंट अफसर हैं उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में, EFT में, और उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए डिसेबिलिटी पेंशन देने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। आगे केंद्र सरकार ने इस आदेश को हाई कोर्ट में लेकर के आई और चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर साफ कर दिया कि जब कोई सैनिक भर्ती होता है तो उसे स्वस्थ माना जाता है। अगर बाद में कोई बीमारी आती है तो इसे सेवा से जुड़ा ही समझा जाएगा, जो उसने सर्विस की है उसी से संबंधित माना जाएगा। मेडिकल बोर्ड ने बस यहाँ लिख दिया कि बीमारी पीस स्टेशन में हुई है, लेकिन इसके लिए कोई अलग और ठोस वजह नहीं बताई गई है। वहीं कमांडिंग ऑफिसर्स का सर्टिफिकेट साफ कहता था कि बीमारी किसी लापरवाही या गलती से नहीं हुई है। हाई कोर्ट ने कहा कि डिसेबिलिटी पेंशन एक लाभकारी प्रावधान है, इसे हमेशा सैनिक के हक में ही पढ़ा जाना चाहिए। अदालत ने माना कि ट्रिब्यूनल ने सही फैसला दिया है, उसमें कोई गलती नहीं की है। नतीजतन केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी गई और पूर्व वारंट ऑफिसर्स को डिसेबिलिटी पेंशन बहाल कर दी गई। इस तरह के जो केस है आपके, आप भी यहाँ पर इससे संबंधित केस कर सकते हैं। अगली खबर है कि वायुसेना में महिला उम्मीदवार के साथ नहीं किया जा सकता भेदभाव। हाई कोर्ट ने बात कही है। दरअसल यहाँ पर जो बात हुई थी कि गुरुग्राम की पटौदी निवासी अर्चना ने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने एयरफोर्स फ्लाइंग के 92 पदों के लिए आवेदन किया था। अर्चना की मेरिट सूची में 7वां स्थान था, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। फिर वो अदालत में गए और अदालत ने उनके पक्ष में यह फैसला दिया है। अदालत ने बताया कि 90 पदों में से 20 रिक्त थे और केवल 70 पुरुष उम्मीदवार ही योग्य पाए गए, लेकिन यहाँ पर महिला उम्मीदवार के चलते क्या और क्यों उन्हें स्थान नहीं दिया गया। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि अर्चना को उनके योग्य प्रमाण पत्र और सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बावजूद केवल महिला होने के कारण चयन से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि अर्चना को 17 मई 2023 की परीक्षा अधिसूचना के तहत 20 रिक्त वायुसेना फ्लाइंग पदों में से एक पर नियुक्ति दी जाए। जब ये हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने ये निर्णय यहाँ पर दिया। अगली जो खबर है महंगाई भत्ते को लेकर के है और AICPN जुलाई 2025 के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें कि ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। 29/8/2025 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो के द्वारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर जुलाई 2025 के आंकड़े जारी किए गए हैं। अभी इन्हीं आंकड़ों के आधार पर जो भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे CPI-IW यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर जुलाई 2025 के आंकड़ों में यहाँ पर 1.5 की बढ़ोतरी हुई है और यहाँ आंकड़ा पहुँच गया 146.5 पर। यदि यहाँ पर टोटल देखें तो जून 2025 में जहाँ आंकड़ा 145 पर था, जुलाई 2025 में यहाँ 146.5 पर पहुँच गया है।
यदि हम इस वैल्यू को कैलकुलेटर सी जो कि 7th CPC रिकमेंडेड है उसमें पुटअप करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे जुलाई 2025 में यहाँ आंकड़ा है 146.5, जबकि यहाँ जून 2025 में 145 था। अभी यहाँ पर महंगाई भत्ता जो टोटल पहुँच गया है 58.52, यानी कि यहाँ पर जो बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी 0.5 की यहाँ पर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ जो बढ़ोतरी है जनवरी 2026 से आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अभी 5-6 महीने के महंगाई भत्ते के आंकड़े बाकी हैं। सभी का कैलकुलेशन के बाद जनवरी 2026 से कितना महंगाई भत्ता मिलेगा वो डिसाइड। अभी जो अपडेट है यहाँ पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है और बिहार में पूर्व सैनिकों के लिए जेल के अंतर्गत SI यानी कि सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो वैकेंसी रहेगी JCO NCO के लिए ही 25 पद टोटल रखे गए हैं। विभाग है बिहार सरकार कारा एवं सुधार सेवा यानी कि जेल गृह के अंतर्गत ये वैकेंसीज रहेगी। इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन के माध्यम से 31 अगस्त 2025 से लेके 30 सितंबर 2025 तक अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर जो इसका एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है। अभी इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर देखने को मिलेगी और इसका नोटिफिकेशन यदि आप देखेंगे तो उसमें और भी डिटेल्स इसके बारे में बताया होगा। जो भी बिहार के पूर्व सैनिक सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक हैं उनके लिए अच्छा मौका है कि वहाँ जेलर के रूप में सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हो सकते हैं। अभी तक इतना ही। जय हिंद।